welcome all my dear student. This is pollution lecture number 2 of 8 science and technology. तो lecture number 1 में हमने एयर पोल्यूशन स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक चीज़ें उसके बारे में सीखी थी. ओके, उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे. और आज हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर की शुरुआत में 3 ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट देखेंगे जो कि दुनिया में हुए हैं और जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है. बहुत ज़्यादा उन्होंने एयर पोल्यूशन किया है और डैमेज भी बहुत डेंजरस किया है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि हमारे कंट्री की है, इसलिए मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ. भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो हुआ क्या था, देख लो. यूनियन कार्बाइड कंपनी, एक कंपनी है भोपाल में. कहाँ पर है? भोपाल में. ठीक है. सफर्ड फ्रॉम एक्सीडेंट. इसमें एक एक्सीडेंट हुआ. क्या हुआ था उस एक्सीडेंट में? व्हेन टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट, ये मिथाइल आइसोसाइनेट एक बहुत ही टॉक्सिक गैस होता है, इसकी पाइपलाइन लीकेज हो गई थी. ठीक है ना, लीक हो गई पाइपलाइन और एयर में सारा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस स्प्रेड हो गया, जिस वजह से क्या हो गया, किलिंग 8000 पीपल. ओके, इमेजिन 8000 लोग रातों रात मर गए. ठीक है ना. एंड मेकिंग फ्यू मोर थाउजेंड, इससे कई ज़्यादा हज़ार डिसेबल फॉर एवर. ओके, मतलब उनकी जो हाथ पैर में की एबिलिटी थी या अद्दू हो गए वो. ओके, अपंग हो गए, अपाहिज हो गए. कई ज़्यादा हज़ार, इससे ज़्यादा हज़ार क्या हो गए, अपाहिज हो गए. ठीक है. क्या था कंपनी का नाम? यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो भोपाल में है. यहाँ पर एक एक्सीडेंटली गैस की पाइप लीकेज हो गई, जिसमें कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट. ये बहुत ही डेंजरस गैस होता है. लगभग 8000 लोग इसमें मर गए और इससे कई ज़्यादा लोग डिसेबल हो गए या फिर अपाहिज बन गए. ठीक है. दिस इंसिडेंट कब हुआ था? इसकी डेट याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी रिगार्डिंग योर जनरल नॉलेज. ओके, दिस इंसिडेंट हैपन ऑन द नाइट ऑफ 2 दिसंबर. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. 2 दिसंबर को 1984 में ये चीज़ हुई थी. एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज भोपाल गैस ट्रेजेडी. इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? भोपाल गैस ट्रेजेडी. ठीक है. तो 2 दिसंबर 1984 को नाइट में एक गैस लीकेज हुआ था, जिसमें कौन सा गैस लीकेज हुआ ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था, जिससे लगभग 8000 लोग मर गए थे और उससे भी कई ज़्यादा लोग अद्दू हो गए थे, डिसेबल हो गए थे. ठीक है. तो इट इज़ सेड टू बी वर्स्ट मतलब सबसे बुरी, वर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, सबसे बुरा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था. 8000 लोग एट ए टाइम मरना, नॉट अ जोक. ठीक है ना. तो इतने ज़्यादा लोग एयर पॉल्यूशन से मर गए थे. ठीक है. उसके बाद लंदन में ड्यूरिंग 5 to 9 दिसंबर, देखो सारे एयर पोल्यूशन दिसंबर में ही हुए हैं. ठीक है ना. तो इट इज़ द बैड मंथ, इट कैन बी सेड एज अ बैड मंथ. दिसंबर एयर पोल्यूशन के लिए अच्छा महीना नहीं है. 1952 की बात है. और 3rd to 7th फिर दिसंबर, 1962 की बात है ये. देयर वॉज अ थिक स्मॉग मतलब धुई हो जाती ना, जिससे हम सामने का देख नहीं सकते. सवेरे सवेरे विंटर सीजन में होता है, देखो. ठीक है ना. तो पोल्यूशन की वजह से वो स्मॉग बन गया, धुका बन गया पूरा ऐसा. ड्यू टू स्मोक, धुएं की वजह से. इमिटेड बाय कंबशन ऑफ कोल, कार्बन, कोयला जलाने के बाद इनकम्प्लीट अगर कंबशन हो गया कार्बन का, तो बहुत सारा उसमें से स्मोक निकलेगा, जिस स्मोक के कारण स्मॉग बन गया. स्मॉग मतलब धुक. ठीक है ना. फिर धुई जिसको बोलते हैं हिंदी में. ओके, विच मिक्स विथ फॉग, ये फॉग के साथ मिक्स हो गया, फॉर्मिंग स्मॉग. समझ में आया? तो स्मॉग बन गया. जो फॉग था, मतलब जो धुई थी, जो धुका था, वो मिक्स हो गया धुएं के अंदर और बहुत सारा स्मॉग बन गया. तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता. तो ये एक बड़ी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इंसिडेंट था. उसके बाद 1984 में, कब? 1984 में इन द सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग स्मोक एंड सूट स्प्रेड. सूट मतलब सॉलिड एयर पोल्यूशन, कुछ बारीक धुएं के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, धूल के पार्टिकल, उसको सूट बोलते हैं. सो मच दैट, इतना ज़्यादा फैल गया है, सो मच दैट द एंटायर सिटी अपीयर डार्क. दिन में ही अंधेरा हो गया, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, दिन में अंधेरा हो गया. एज नाइट, रात की तरह. ड्यूरिंग अ डे टाइम, दिन में भी अंधेरा लगने लगा, इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया, इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया. दिस सिटी वॉज देन कॉल्ड ब्लैक सिटी. इसके बाद इस सिटी का नाम क्या रखा गया? ब्लैक सिटी. किसका? पीटर्सबर्ग. क्यों रखा गया? समझ में आया ना. तो सूट
पार्टिकल, उसमें जो धूल के पार्टिकल थे स्मोक के साथ, धुएं के साथ मिक्स होके एक डार्क लेयर बन गया, जिससे दिन में भी अंधेरी की तरह सिचुएशन क्रिएट हो गई। इसको बोला गया ब्लैक सिटी। तब इस सिटी का नाम क्या रखा गया? ब्लैक सिटी। नाउ लेट अस लर्न द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, अब हवा अगर पोल्यूट हो गई, मतलब कुछ पॉइजनस गैसेस, स्मोक, धुआं, ये सारी चीज़ें, सूट पार्टिकल्स, ये अगर एयर में मिक्स हो गया तो एयर पोल्यूट हो जाएगी। तो इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? तो प्लांट्स भी अफेक्टेड होंगे और एनिमल भी अफेक्टेड होंगे। प्लांट्स भी अफेक्टेड होंगे और एनिमल भी अफेक्टेड होंगे। ओके, अब एक चीज़ याद रखो, आई हैव हेयर फॉल प्रॉब्लम अबाउट 3 to 4 ईयर बैक, ठीक है ना, 4-5 साल पहले। अभी तक तो चले गए, सारे चले गए, थोड़े रह गए, चले जाएंगे वो भी ठीक है, मेहमान है भाई, चले जाएंगे। ओके, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया था, अब यूट्यूब पे उसका नाम नहीं ले सकते ठीक है ना। तो वेरी फेमस डॉक्टर फ्रॉम नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉक्टर था। तो नंबर लगा हुआ था ऐसे, ओके, 400-500 रुपये उसकी फ़ीस थी। तो आई वॉज वेटिंग ऑन द सिटिंग देयर। मैं सोच रहा था यार अब ठीक हो जाए, इतना बड़ा डॉक्टर, इतनी सारी पब्लिक है यहाँ पर, तो मैं खुश हो रहा था कि भाई चलो अब मेरे बाल वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में जब मेरा नंबर आया, मैं अंदर इंटर किया, तो मैं बहुत पछताया। जैसे इंटर किया मैं बहुत पछता लिया, अरे बोला मैं चुभी आ गया इस हॉस्पिटल में। तो अब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहे सर, बिकॉज वो जो डॉक्टर था ना, उस डॉक्टर के सर पे एक भी बाल नहीं था, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर मेरे हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कर रहा था वो खुद का ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, तो मेरा क्या करेगा, ठीक है ना। तो उसने मुझे एक सजेशन दिया था कि सर, मैं उससे पूछा कि सर ये किसी वजह से हो रहा है, तो वो क्या बोल रहा था, सर दिस इज़ बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। आप जो बाइक चलाते हो उससे जो धूल, जो एयर, पॉल्यूटेड एयर आपके बालों में या आपके सर में जो धूल वगैरह जाती है, उससे हेयर फॉल होता है। तो ऐसे बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होते हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सबसे बड़ा स्टोमेटा आर चोक ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। स्टोमेटा मतलब क्या होता है, जो लीफ होता है ना, जो पान होता है हमारे पेड़ का, ओके, लीफ होता है, इस तरह का कुछ लीफ होता है, पान होता है। इस पान में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओके, जो कि नेक्ड आई से नहीं दिखते, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें से जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर में का कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करके। तो दैट आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो अब इमेजिन करो, इस पे अगर धूल बैठ गई पूरी एयर पॉल्यूशन की वजह से, तो ब्लॉक हो जाएंगे और इससे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंस, कम हो जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ब्लॉक हो गया ना अभी, उस पर सनलाइट प्रॉपरली नहीं गिर सकती, तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। खुद का जो खाना है वो खुद बना लेते हैं प्लांट, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा तो प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, तो उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, तो ग्रोथ रिटार्ड होने के बाद जो ग्रीन लीफ हो गए, हरे पत्ते, वो येलो हो जाएंगे और रिजल्टिंग इनटू देयर फॉल, ओके, पीले पड़ जाएंगे और गिर जाएंगे, ठीक है। तो कैसे हुआ देखो, स्टोमेटा चोक हो गया, ब्लॉक हो गया, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्लो डाउन हो गई, तो उनको खाना नहीं मिलेगा, उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, और जो ग्रीन लीफ होगा वो येलोइश होके गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, ठीक है। अब एनिमल्स एयर काय के वास्ते यूज करते हैं? ड्यू फॉर रिस्पायरेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना। तो जब वो हवा को इनहेल करते हैं तो उसमें का ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगर पॉल्यूटेड एयर लेंगे वो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज आपको हो सकते हैं, बहुत सारे स्किन डिसीज, हेयर फॉल, ये भी होते हैं। लेकिन मेजर क्या है, एनिमल कैन रेस्पायर, कांट रेस्पायर होना चाहिए। एनिमल कांट रेस्पायर प्रॉपरली, वो प्रॉपरली ये ले सकते हैं क्या, श्वसन कर सकते हैं क्या, मतलब रेस्पायर कर सकते हैं क्या? नहीं, स्वच्छ हवा नहीं होगी तो रेस्पायर नहीं कर सकते। इसके बाद आँख की और गले में इरिटेशन हो सकता है, जलन या खिचखिच हो सकती है गले में, और आईज के प्रॉब्लम हो सकते हैं, गले के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इफेक्ट होंगे पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के, एनिमल पे और प्लांट पे। अब एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा डैमेज किसको करेगा? एयर को। एयर माने एटमॉस्फेयर, तो सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट एयर पॉल्यूशन का कहाँ होगा? एटमॉस्फेयर पे। तो क्या क्या होगा एक एक से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द एनवेलप ऑफ एयर present around the earth is called as atmosphere and air is held to the earth by gravitation, okay। मान लो ये हमारी अर्थ है,
ग्रीन ग्रीन अर्थ, सिचुएशन समझो। हाँ, ये अर्थ है, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर है। जो पहला लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, अच्छे से देखना। ट्रोपोस्फियर, ओके। उसके बाद दूसरा जो लेयर होता है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद होता है मेसोस्फियर। ये अलग अलग लेयर है, मेसोस्फियर, ये अलग अलग लेयर है, ठीक है। तो अब ओजोन डिप्लेशन से पहले ओजोन होता क्या है ये देखेंगे हम, ठीक है ना। तो देख लो, बिलो स्ट्रेटोस्फियर तो सबसे पहला इफेक्ट है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो पहले तो समझो व्हाट इज ओजोन। ओजोन मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है, एलोट्रोप होता है, उसको बोलते हैं O3। ओजोन का स्ट्रक्चर या ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन कैसे बनता है? जब बिजली चमकती है ना, तो ये एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है। तो जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो जब बिजली कड़कती है तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है। इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतनी सारी हीट होती है उसमें। तो इस हीट में क्या होता है? दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। तो इस ओजोन का एक लेयर बन जाता है, ओके, बिलो स्ट्रेटोस्फियर नियर अबाउट 48 किलोमीटर। अर्थ से 48 किलोमीटर पे, अर्थ से 48 किलोमीटर के हाइट पे एक लेयर बन जाता है। कहां पर? बिलो स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के नीचे, स्ट्रेटोस्फियर के नीचे प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। बता रहा हूं, टेंशन मत लेना, समझ में आया? बिजली कड़केगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका एक लेयर बन जाएगा। कहां पर? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, अर्थ से लगभग 48 किलोमीटर पे, 48 किलोमीटर पे एक लेयर बन जाएगा। दिस इज ओजोन लेयर, O3 का लेयर। O3 इज द फॉर्मूला फॉर ओजोन। और कैसे बनता है ये भी समझ गया आप। इसका काम क्या होता है? जो सूरज होता है ना, सूरज, सन, ओके, सूरज। अब ये सूरज के जो रेडिएशंस होते हैं जो अर्थ तक पहुंच रहे हैं, इस रेडिएशन में बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट। उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट लाइट या अल्ट्रावायलेट रेज, या उसमें पर्टिकुलरली यूवीबी बोलते हैं उनको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं? कुछ रेज होते हैं दैट आर वेरी हार्मफुल, और अगर वो अर्थ तक पहुंच गए, ह्यूमन बॉडी के सरफेस पे गिर गए, मतलब स्किन पे गिरे, तो कार्सिनोजेनिक होते हैं, उससे कैंसर हो सकता है। तो इस हार्मफुल रेडिएशन को पूरी तरह एब्सॉर्ब कर लेने का काम कौन करता है? ओजोन। तो ओजोन इज अ प्रोटेक्टिव कवर, इट इज लाइक umbrella to the earth which protect the earth from harmful radiation that is ultraviolet rays emitted by sun। तो उसको वो एब्सॉर्ब कर लेगा, ओके। प्रेजेंट इन सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन में जो अल्ट्रावायलेट लाइट यूवीबी होता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रेऑन भी बोलते हैं। जब आप 12th में चले जाओगे तो आपको पता लगेगा, फ्रेऑन्स भी बोलते हैं, जैसे CCl2F2, CCl2I2, इस तरह के ये जो कंपाउंड है CCl2F2, CCl2I2, इनको फ्रेऑन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। आर द पोल्यूटेंट्स, ये पोल्यूटेंट्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिप्लेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? ओजोन मॉलिक्यूल के डिप्लेशन के लिए। अब इसका डिप्लेशन कैसे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेऑन के प्रेजेंस में वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन रिएक्ट विथ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। एक जो ओजोन मॉलिक्यूल है बहुत सारे ओजोन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और डिप्लेट हो जाएगा, ओके। तो इसका लेयर क्या हो रहा है दिन पे दिन? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस फ्रेऑन्स, ओके, इमिटेड बाय रेफ्रिजरेटर एंड ऑल, इसका जो लेयर है हम दिन पर दिन डिप्लेट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, डे बाय डे कम होता जा रहा है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ यूज्ड एज अ कूलेंट, जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेटर में जो यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में एक गैस होता है, बहुत हार्मफुल होता है, वो ओजोन को डिप्लीट कर देता है। या एरोसॉल स्प्रे, जो जेट में है, जो हवाई जहाज में जो स्प्रे यूज करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? ओजोन डिप्लेशन के लिए। तो ओजोन डिप्लेशन किस वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रेऑन्स, रेफ्रिजरेटर्स, ओके, जो यूज होते हैं, कूलेंट में यूज होते हैं, या एयर सॉल्ट स्प्रे जो हवाई जहाज में यूज होता है, जेट में यूज होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन का क्या होते जा रहा है? डिप्लेशन होता जा रहा है। अगर इसका डिप्लेशन एक लिमिट से बाहर हो गया तो क्या होगा? ये जो हार्मफुल रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये अर्थ तक पहुंच जाएंगे। अगर ये अर्थ तक आ गए तो दे आर वेरी हार्मफुल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। इस वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है। तो ये काम होता है किसका? ओजोन का। सो दिस इज ऑल अबाउट ओजोन लेयर।
अब एयर पॉल्यूशन का पहला इफेक्ट था कि भाई ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। ओजोन लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर लगभग 48 किलोमीटर पे अर्थ सरफेस से एक ओजोन का लेयर बना हुआ है, जिसका काम है सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे हैं जो कि बहुत हार्मफुल है, उसको एब्सॉर्ब करने का उसका काम है। बिकॉज ऑफ फ्रेऑन्स और कूलिंग एजेंट, ओके, या फिर पोल्यूटेंट्स इमिटेड बाय रेफ्रिजरेटर, जेट, इस तरह के जो पोल्यूटेंट्स है, उस वजह से क्या हो रहा है, एक ओजोन का मॉलिक्यूल दूसरे ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो रहा है और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। तो ऐसे ही चलते रहा तो एक दिन पूरा ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा, हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ पे आ जाएंगे एंड द लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अब दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसके वजह से एक चीज होती है, एक फिनोमिनॉन होती है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है। इमेजिन करो ये हमारी ग्रीन अर्थ है, प्यारी प्यारी अर्थ, ओके, लवली अर्थ, ओके, ये ग्रीन वाली हमारी अर्थ है। ठीक है। अब मान लो ये सन है, रेड वाला, जो कि बहुत गर्म होता है सन। ठीक है। अब सन क्या कर रहा है? हीट रेडिएट कर रहा है। सन क्या कर रहा है? हीट रेडिएट कर रहा है। ओके। अब यहाँ पर 48 किलोमीटर पर एक लेयर है, इसको बोलेंगे ओजोन। अभी ओजोन का काम क्या होता है? इसमें क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्सॉर्ब कर लेना। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसका कोई लेना देना अभी नहीं है। ठीक है। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर का एनवलप है, दैट एनवलप इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर में बहुत कम परसेंटेज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? इस हीट को एब्सॉर्ब कर लेना। ओके, ये जो हीट आ रही है इसको एब्सॉर्ब करना, और इसको एब्सॉर्ब करने की वजह से ये इन्वायरमेंट क्या होता है? वार्म होता है, गर्म होता है। इमेजिन करो सारी चीज़ें वैसे ही होती, सन होता, अर्थ होता, लेकिन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता, तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता। अब -18 डिग्री सेल्सियस पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा खासा रोल है, लेकिन एक लिमिट में। लेकिन अब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अलग अलग रीजन होते हैं उसके, ऑटोमोबाइल्स बढ़ गए, ओके, या इनकम्प्लीट कंबशन हो गया, फोसाइल फ्यूल बर्न कर रहे हो आप, कोल बर्न हो रहा है, तो बहुत सारे पोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परसेंटेज बढ़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या कर लिया? एक लेयर बना लिया। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या कर लिया? एक अपना खुद का एक लेयर बना लिया सराउंडिंग द अर्थ, एक लेयर बना लिया ऐसे। ओके। अब इसके साथ साथ इसमें और कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, उसके बाद CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इस तरह के जो पॉल्यूटेंट है, ये पॉल्यूटेंट मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक लेयर बना लिया सराउंडिंग द अर्थ। अब इस वजह से क्या हो गया, अब ये क्या करेंगे, बाहर से हीट अंदर तो आने देंगे बिकॉज दे आर हीट एब्सॉर्बेंट, लेकिन अंदर से हीट को बाहर जाने देंगे क्या? नहीं। अब अंदर से हीट बाहर क्यों जाएगी? बिकॉज कंटिन्यूअसली एक्सपोजर की वजह से अर्थ गर्म हो जाएगी और अर्थ कुछ रेडिएशंस बाहर डालेगी, इसको बोलेंगे इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं इसको? इंफ्रारेड। अब इस इंफ्रारेड को ये जो लेयर है ये ट्रैप कर देगा, बाहर जाने देगा क्या? नहीं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, दिन प दिन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जागतिक तापमान वाढ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है। तो अब ये दिन ब दिन ये लेयर क्या हो रहा है? थिक हो रहा है। क्यों? हमने क्या किया, जमीन पर ऑटोमोबाइल्स बढ़ा दिए, इंडस्ट्रीज बढ़ा दी। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण हवा में बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा है तो ये लेयर थिक हो रहा है। जैसे ही लेयर थिक हो रहा है तो ये हीट को बाहर जाने देगा क्या? नहीं, पकड़ के रखेगा। इस वजह से अर्थ का तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब इस बढ़ने से क्या हो जाएगा, कुछ जो सरफेस है अर्थ का दैट इज कवर्ड बाय आइस, या कुछ नदीज रिवर्स ऐसे हैं जो पूरा उसमें बर्फ है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियरीज। तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये पिघल रहा है, ये बर्फ पिघल रहा है। अब बर्फ पिघलने से क्या होगा, बर्फ पिघलने से समंदर का पानी बढ़ जाएगा। समंदर का पानी बढ़ जाएगा तो जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया पे जो जमीन है वो पानी के अंदर आ जाएगी। इस तरह से एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ग्लोब, द टेम्परेचर ऑफ होल अर्थ इज इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। चलो इसको लाइन टू लाइन समझते हैं। क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इन स्मॉल अमाउंट। पहले एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्मॉल अमाउंट पे था, बिकॉज 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, बचता 1%, उसमें सारे गैसेस आ जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम था। कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट में जरूरी भी होता है, इट एब्सॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम सन, सूरज के रेडिएशन वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करने से क्या होगा, ड्यू टू CO2 एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज वार्म।
तो अर्थ के उसको एब्सॉर्ब करने की वजह से, हीट को एब्सॉर्ब करने की वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहेगा। इमेजिन करो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस, जिस पे लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या हो रहा है, बट नाउ डेज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सारे रीजन है उसके। इस वजह से क्या होगा, ग्रोथ ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। इंडस्ट्री में क्या होता है, बर्निंग होता है, बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड इजेक्ट होता है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ गया। और एक रीजन है बर्निंग ऑफ फोसाइल फ्यूल, जो फोसाइल फ्यूल होते हैं, कोल, ये सारे बहुत से, पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, ये सारे, इसके बर्निंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग एडिशनल कवरिंग अराउंड द अर्थ, तो अर्थ के अराउंड में एक एडिशनल कवरिंग बना लेगा, वो एडिशनल कवरिंग बना लेगा कौन, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अलॉन्ग विथ किसके साथ मिलके, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, ये किसका फॉर्मूला है, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, लिख लो, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके साथ मिलके इसने एक एक्स्ट्रा लेयर बना दिया। ये क्या करेगा, दिस लेयर डज नॉट अलो सोलर हीट टू री रेडिएट, मतलब जो अंदर आ गई हीट उसको बाहर जाने देगा क्या, नहीं। तो अंदर क्यों आने देगा सर, बिकॉज वो एब्सॉर्ब करेगा ना, तो ये गर्म हो जाएगी, ये गर्म होने वाली हीट को बाहर नहीं जाने देगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, दिस कॉजेस वार्मिंग ऑफ अर्थ, इस वजह से अर्थ क्या हो रही है, दिन पे दिन गर्म होते जा रही है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज जागतिक तापमान वाढ़, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो अब टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या होगा, तो इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, देख लो। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान बढ़ते जाएगा, जागतिक तापमान वाढ़ होगी, इससे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, बरसात में धूप निकलेगी, धूप में बारिश होगी, बरसात में ठंडी बजेगी, ठंड में धूप निकलेगी, ऐसा क्लाइमेट पूरा चेंज हो जाएगा। डिक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड, ज़मीन की उत्पादन क्षमता घट जाएगी। अब समर में पानी गिर रहा है, पानी के टाइम पे पानी नहीं गिर रहा है, कभी बहुत पानी गिर रहा है, तो ऐसे किसान अनाज उगा सकते हैं क्या, नहीं। वाइल्ड लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, ओके, जो वाइल्ड लाइफ है जंगलों में होती है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग, ओके, अंटार्कटिका पे का पूरा बर्फ पिघल जाएगा। ग्लिसरीज, हिम नदी मतलब जो गोठे वाला, हिम नदी मतलब जिसमें पूरा बर्फ होता है, उसमें सारा पिघल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, सारा पानी समंदर में आ जाएगा, समंदर में सी लेवल, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। और जो कोस्टल एरिया मतलब किनार पट्टी होती है वो सबमर्ज हो जाएगी, मतलब बुड़ जाएगी, समझ रहे हो, पानी के नीचे चले जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब दुनिया का तापमान बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ओजोन लेयर डिप्लीट होगा एयर पोल्यूशन की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट या जो बैड इफेक्ट होता है दैट इज एसिड रेन। इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो एसिड रेन मतलब बारिश का जो पानी होता है उसमें एसिड आ जाना, उसको बोलते हैं एसिड रेन। अब ये कैसे होता है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ सरफेस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कई तरह की बर्निंग हो रही है, किसकी बर्निंग हो रही है, फोसाइल फ्यूल बर्न किए जा रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब इसमें से क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के ऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये सारे ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ मिलके या पानी के साथ मिलके या एयर पार्टिकल के साथ, H2O के साथ मिलके अलग अलग एसिड बनाएंगे, जैसे कि H2SO4 इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, HNO2 इसको बोलेंगे नाइट्रस एसिड, H2CO3 इसको बोलेंगे कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड, NO2 के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बना सकते हैं, SO2 के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। तो ये सारे एसिडिक है, ठीक है। अब जब बारिश होगी, पानी गिरेगा, पानी बादल बरसेंगे, तो इस पानी में क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा एसिड। अब ये एसिड के साथ पानी मिलके जमीन पे जो गिरेगा, इस रेन को बोलेंगे एसिड रेन। और ये बहुत डेंजरस होता है फॉर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब लिविंग के लिए कैसे डेंजरस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपके बुक में नहीं है वो पहले बताता हूँ। जमीन के एल्यूमिनियम के साथ ये मिक्स हो जाएगा,
एल्यूमिनियम को पिघला देगा और ये एल्यूमिनियम जाएगा बारिश के पानी से बहते बहते जो पीने के पानी का सोर्स होता है, जैसे तालाब है, नदी है, इसमें चला जाएगा, या बावड़ी है, इसमें चला जाएगा, और वो उससे आदमी मर भी सकते हैं, इतना डेंजरस होता है एल्यूमिनियम, ओके, पॉइजनस होता है। और दूसरी चीज़, ये जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन की वजह से जो बिल्डिंग है ताजमहल, ओके, मुमताज़ के प्यार की निशानी, ठीक है ना, तो वो भी डैमेज हो जाएगा। अलग अलग तरह के जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होंगे, मूर्तियाँ होंगी या कुछ भी मेटेलिक ब्रिजेस होंगे, मॉल्स होंगे, वो करोड़ हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज एसिड रेन। इसको क्या बोलेंगे? एसिड रेन, ठीक है। अब कैसे होती है? टिम्बर मतलब लकड़ी, कोल मतलब कोयला, फोसाइल फ्यूल, रॉकेल, डीजल, पेट्रोल, ये सारे, इसको अगर बर्न करोगे तो इसमें से रिलीज होंगे ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन। सल्फर के सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाएंगे। फिर क्या होगा? दिस गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर, ये रेन वाटर में मिल जाएंगे। और रेन वाटर मतलब पानी के साथ अगर रिएक्ट होंगे, मॉइस्चर के साथ अगर रिएक्ट होंगे तो दे टर्न इनटू एसिड, और मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, चलो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2, ये सारे एसिडिक नेचर के हैं। व्हेन देयर इज अ रेनफॉल, जब पानी गिरेगा, पानी बरसेगा, बरसो रे मेघा बरसो, ओके, एसिड फॉल अलोंग विथ रेन वाटर कॉल्ड एसिड रेन। इसको क्या बोलेंगे? एसिड रेन। तो पानी के साथ ये एसिड भी गिर जाएगा, उसको बोलेंगे एसिड रेन। अब होमी बाबा के लिए एक चीज याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो नॉर्मली पानी बरसता है उसका पीएच होता है 6, पीएच मतलब उसमें का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच कितना होता है? 6। अब जब इसमें एसिड मिल जाता है, एसिड वाटर या एसिड रेन का पीएच होता है 3 से 2, 2 से 3, 2 से 3। तो अब आप बोलोगे सर पीएच कम हो रहा है तो एसिडिटी कम हो रही है क्या? नहीं, ठीक है ना, तो एसिडिटी बढ़ जाती है, वो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, टेंशन मत लेना। इसका पीएच 6 होता है, इसका पीएच 2 से 3 होता है। तो इसमें 1000 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं, 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एसिड रेन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रट्टा मार लेना, इसका जो पीएच होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 6 होता है, इसका रेन वाटर एसिड रेन का 3 to 2 होता है, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग एयर पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट द कलर्स इन पेंट, ऑयल पेंटिंग, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ऐसी बारिश जब कलर पेंटिंग पे या पेंट पे गिर जाएगी तो वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। एंड मटेरियल सच एज नायलॉन, नायलॉन के जो रस्सी होती है या नायलॉन के कपड़े होते हैं, कॉटन क्लॉथ, ओके, कॉटन के फैब्रिक कपड़े होते हैं, लेदर आर्टिकल होते हैं, कपड़े से बने हुए या पेपर बना हुआ होता है, ये भी एसिड वाटर से क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बैड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? सारी चीजें लिखते रहना। बैड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? इफेक्ट, अब गुड इफेक्ट तो कुछ नहीं होते, सारे बैड इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला, सॉइल एंड वाटर बॉडीज बिकम एसिडिक, जमीन एसिडिक हो जाएगी, उसकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी, उसकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी, बिकॉज ये एसिड नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट के नाइट्रोजन की एक्टिविटी कम कर देगा, जमीन में नाइट्रोजन की एक्टिविटी कम हो जाएगी, उत्पादन क्षमता घट जाएगी, ठीक है। हम ये डालते हैं, खाद डालते हैं उसमें, ओके, जिसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर डालते हैं मतलब क्या डालते हैं? हम अमोनिया डालते हैं, बेसिक करने की कोशिश करते हैं जमीन को। अब एसिडिक मतलब अपोज में काम करेगी। कॉजेस हार्म टू रेसिडेंशियल एनिमल एंड प्लांट, एनिमल और प्लांट दोनों को हार्म करेंगे। इंटायर इकोसिस्टम, पूरी जो परिसंस्था है जिसमें हम रहते हैं, पेड़ पौधे, सब कुछ, पानी, झरने बिरने, सब अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इरोजन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इरोज हो जाएगी, करोड़ हो जाएगी। बिल्डिंग, मेटल आइडल्स, मूर्तियाँ होंगी, बस्ट होंगे, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होंगे, जैसे ताजमहल है, ये सारी चीज़ें, वायर फेंसेस होंगे, ETC गेट रस्ट। इसके मतलब आप ढूंढ लेना, गूगल पे सर्च करना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है ये आप गूगल पे सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सारे मेटेलिक होते हैं और मेटल गेट्स रस्टेड, उनका करोजन हो जाएगा, खराब हो जाएंगे वो, ठीक है। अब उसके बाद प्लांट एब्सॉर्ब हेवी मेटल्स सच एज कैडमियम इंटर इनटू फूड चेन। तो ये बहुत डेंजरस होता है, कैडमियम इज वेरी पॉइजनस। अगर ये प्लांट ने कैडमियम वगैरह एब्सॉर्ब कर लिया तो इससे क्या हो जाएगा? ये फूड चेन में चले जाएंगे। डू यू नो फूड चेन? प्लांट को एनिमल खाते हैं, एनिमल को हम खाते हैं, हमको कोई और खाता है, ऐसे वो उसको एनिमल चेन बोलते हैं। एनिमल चेन में इंटर हो गया तो वो पॉइजनस होगा, ठीक है। उसके बाद वाटर इज एसिडिफाइड, वाटर एसिडिक हो जाता है। इट कॉजेज लीचिंग ऑफ मेटल, मेटल लीच हो जाएगा, पिघल जाएगा। प्लास्टिक मटेरियल विच कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अगर ये एसिडिफाइड वाटर अगर पाइपलाइन में घुस गया, मेटेलिक पाइपलाइन में, तो पाइपलाइन तो खराब करेगा ही करेगा, हमारी हेल्थ भी खराब कर देगा। मेटल की लीचिंग वगैरह पिघल जाएगा, वो ज़्यादा करोड़ होगा, जल्दी पाइपलाइन खराब हो जाएगी, पाइपलाइन फूट जाएगी, अंदर कुछ गंदी चीज़ें इंटर हो जाएंगी और इस तरह से पॉल्यूशन होगा। एंड दिस विल बी वेरी डेंजरस एंड वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म या इकोसिस्टम, ठीक है।
ठीक है भाई, एयर पोल्यूशन हो रहा है, एसिड रेन से प्रॉब्लम है, फिर ओजोन डिप्लेशन से प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्रॉब्लम है, रुकाए कैसे? ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो देखो एक चीज़ याद रखो, एयर पोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई फैक्टर है तो दैट इज़ इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री में कंबशन होगा, कंबशन से सारे हार्मफुल गैसेस उसमें से ही इजेक्ट होंगे। तो आपको उसके जो एग्जॉस्ट बड़े बड़े जो टावर है, जिसको चिमनी भी बोला जाते हैं, उसको फिल्टर करना पड़ेगा आपको, अलग अलग मशीनरी यूज़ करके फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या एटलीस्ट कम किया जा सकता है, पूरा तो रुकाना पॉसिबल नहीं, लेकिन कम तो करना पड़ेगा ना आपको। तो क्या करना पड़ेगा, द एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं ना जो फैक्ट्री में से रिलीज होते हैं, ऑफ फैक्ट्रीज शुड नॉट बी लेफ्ट इन एटमॉस्फेयर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। विदाउट ट्रीटमेंट, उसमें कुछ फिल्ट्रेशन करो या कुछ ऐड करो, कुछ तो भी इस पर ट्रीटमेंट करो, विदाउट ट्रीटमेंट एज इट इज उसको रिलीज मत करो। जैसे कि द पोल्यूटेंट पार्टिकल्स शुड बी फिल्टर्ड, उसमें से जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हो गए, सूट पार्टिकल हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, या सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे हार्मफुल गैसेस है, उसको फिल्टर कर लो फिल्टर पेपर से, या कुछ मशीनरी बिठाओ, या कुछ डेवलपमेंट, कुछ रिसर्च करो, जिससे एक डिवाइस बनाओ जो वो सारे जो हार्मफुल फैक्टर्स होगा उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट शुड बी डन टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट मटेरियल विच स्टिंक्स मतलब जिनमें से एयर पोल्यूशन हो सकता है, जो स्मेल कुछ रिलीज कर देंगे, जो गैसेस रिलीज करेंगे, और जो कुछ जाएंगे, कुछने के बाद उसमें से बहुत सारे गैसेस रिलीज होंगे। जैसे कि हमने देखा था न्यूक्लियर रिएक्टर में जो थोरियम बेरियम ये सारे होते हैं, ये स्टिंग करेंगे, ओके, ये हार्मफुल रेडिएशंस बाहर डालेंगे। तो ऐसे आपको उसका मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा, उसके लिए मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे। द एटॉमिक टेस्टिंग, एटम बॉम्ब फोड़ना, केमिकल वेपन यूज़ करना। देख लो ये जो कोरोना फैला है, अभी बहुत सारे कंट्रीज़ का चाइना पर क्लेम है कि भाई इन्होंने पर्पसफुली उसको रिलीज़ किया या एक्सीडेंटली इसके हाथ से वो आर्टिफिशियली मेड वायरस रिलीज़ हो गया। ओके, अभी कंप्लीट स्टडी वो नहीं कर पाए, हवा में से फैल रहा है, किधर से फैल रहा है। तो इतना छोटा सा वायरस पूरे दुनिया को बंद करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है यार, हमें ब्यूटीफुल सी हमारी दुनिया है, एटॉमिक टेस्टिंग, केमिकल वेपन्स टेस्ट मत करो यार। ठीक है, अपना नॉलेज बताओ, जीत लो और जाओ, घर जाओ, आराम करो। ठीक है, तो ये टोटली बैन कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रेफ्रिजरेंट रिलीज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, AC ऐसे इंस्ट्रूमेंट या जेट में से रिलीज होते हैं। ठीक है, शुड बी आइदर कंट्रोल, इनको एक तो आप कंट्रोल करो या फिर बहुत ज़्यादा लिमिट से यूज़ कर रहे लोग तो इसको बैन कर दो, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन के लिए, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब एक होमी बाबा या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आप देख लेना, नवंबर महीने में कुछ होता है, नेट पे सर्च कर लेना, याद रखना ओजोन डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वो आप देख लेना और याद रखना। अब उसके बाद एयर की क्वालिटी मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब मेट्रो सिटी के अंदर एंटर करते वक्त वहाँ पर एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे वहाँ के हवा के सारे गैसेस का प्रोपोर्शन लिखा होता है। जैसे कि द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस, प्रमाण, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अदर मैटर इज चेक्ड एवरी डे इन बिग सिटीज। जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं, बॉम्बे टाइप, दिल्ली टाइप, जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर कुछ बोर्ड्स बिठाए जाते हैं। जब आप सिटी में एंटर करोगे या जगह जगह अलग अलग जगह ऐसे बोर्ड्स बिठाएंगे, और उस बोर्ड्स पे क्या होगा, हवा में आज कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, डिजिटल बोर्ड होंगे सारे, हर रोज़ रीडिंग चेंज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड आज हवा में कितना है, तो लोगों को अवेयरनेस फैलेगी उससे कि भाई पोल्यूशन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस बोर्ड को, जिस बोर्ड पे हवा में का पोल्यूशन का परसेंटेज या एक्सटेंट या प्रोपोर्शन लिखा जाएगा, उसको बोलेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन होगी हवा में कौन सा गैस कितने प्रोपोर्शन में है, डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को अवेयर करने के लिए जो बोर्ड लगाया गया है जिसपे अमाउंट ऑफ गैसेस लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन का प्रमाण, कितनी हवा आज प्रदूषित है, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मदद से लोगों को पता चलेगा कि भाई आज हवा कुछ ज़्यादा ही पोल्यूटेड है, कंट्रोल करो वरना नेचर हमें खा जाएगा। ठीक है, ये कोरोना बिरोना सब उसका ही एक प्रकार है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर एक बड़ा पोल्यूशन हमारा खत्म हो गया, दैट इज एयर पोल्यूशन। इसके बाद दो पोल्यूशन बच जाते हैं, दो ही लेक्चर बनाएंगे, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।